टीडीपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं आप सबको। हम भारत के लोग हैं और आज इसी मुद्दे पर कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है, भारतीय राष्ट्र क्या है, हम एक चर्चा करेंगे अपने प्रिय हरदत्त जी से, जो इतिहास, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले हरदत्त जी से मैं जानना चाहूँगा कि भारत और उसकी अवधारणा के बारे में, कि भारत का जन्म कैसे हुआ, भारत का नाम कैसे आगे बढ़ा, कैसे ये देश भारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ और बाद में आज़ादी के वक्त संविधान बनाते समय भारत और इंडिया, उसके दो वर्जन आए। तो कहाँ से उसको ले जाना चाहेंगे आप? जी। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सुधांशु सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए और एक ऐसे टॉपिक को जो हमारे और आपके सांस्कृतिक हित के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी और आपकी अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक भारतीय को इस बारे में पता हो कि भारत की अवधारणा क्या है। जैसे सुधांशु सर का पहला जो मौलिक सवाल था, उनका ये पूछना था कि भारत की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत शब्द है या भारत की जो अवधारणा है, मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ वैदिक काल में। और वैदिक काल में आप देखेंगे कि ऋग्वेद में कई कबीलों की चर्चा की जाती है और उन कबीलों में एक कबीला का नाम था जिसका नाम था भरत कबीला। एक कुछ विद्वानों का समूह है जिन्होंने माना कि इस भारत का जो अवधारणा है, जो भारत नाम है, ये उसी कबीले के नाम पर पड़ा। लेकिन जैसे जैसे आगे और हमारी सांस्कृतिक सफर गुजरता है, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, चूंकि ये एक दूसरी अवधारणा के रूप में जन्म लेती है और उसमें जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनके पुत्र का नाम भरत था, उनको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में कर्नाटका में उनकी एक विशाल प्रतिमा भी है और वहाँ पर मानाभिषेक मनाया जाता है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि इस भारतवर्ष की अवधारणा का जन्म जो है कि उस ऋषभदेव के पुत्र भरत के यहाँ से शुरू होती है। लेकिन एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी उभर के सामने आता है जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। अनेक और साहित्य अगर हम देखेंगे तो अलग अलग नामों से उस समय भारतवर्ष को पुकारा गया, जैसे जम्बूद्वीप की बात की जा सकती है। तो ये तीन प्रकार की अवधारणाएं आपको दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखें और किसी क्षेत्र और जो है किसी वंश और जात से ऊपर उठ के पड़े, तो उसका एक अपना सांस्कृतिक अर्थ भी दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि इसके कई प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं और कई प्रकार के कॉन्सेप्ट होने के बाद जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य है सांस्कृतिक महत्व वाले विषय को लेकर के, उसी के रूप में उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। सुधांशु, मेरा बस ये विचार करना है। हाँ, सही है। एक भौगोलिक सांस्कृतिक अवधारणा थी, एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों की, जी, हिंदकुश से लेके हिंद महासागर तक, मकरान से लेके नॉर्थ बंगाल ईस्ट खाड़ी तक। जी जी एक बड़ा भौगोलिक भाग था जी। और ये भाग आध्यात्मिक और ज्ञान के अन्य शाखाओं से बिल्कुल संपुष्ट था जी। और इसलिए कहा सकता है कि ये भा धन रथ ज्ञान में लगा हुआ देश था। इसकी जो सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है, किसी जातीय या क्षेत्रीय या किसी वंश विशेष से उसको नहीं जोड़ा जा सकता। एक ज्ञान में लगा हुआ देश था भारत, मतलब ज्ञान रथ मतलब लगा हुआ देश। और ये अवधारणा इस भूमि पर रहने वाले सभी लोगों पर लागू होती थी। सभी भारतीय हैं, भारतीय थे जो यहाँ पे पैदा हुए या यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य को पूरी दुनिया में ले गए। मैं तो उन लोगों को भी भारतीय मानता हूँ जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर दुनिया भर में रह रहे हैं, मॉरिशस में रह रहे हैं, सूरीनाम में रह रहे हैं, वो भी भारत से उतने ही संबद्ध हैं जितना एक भारतीय है। ओके। तो अभी एक जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो एक बड़ा मजेदार टसल चल रही थी इंडिया और भारत के बीच में जी। तो जहाँ तक मुझे अभी तक था कि जैसे जो
कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ भारत था या ग्रामीण भारत था, उसको भारत शब्द कहा जाता था। जो अगड़ी हुई सभ्यता थी शहरों में रहने वाली, उसको इंडिया कह के चिढ़ाया जाता था या तंज कसा जाता था या जो भी कहा जाए। तो क्या मसला यही है कि कुछ और भी मायने हैं इस सारे संग्राम के, जो भी हो रहा था? जी 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 जैसा कि मैं थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि को और लेके चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब इतिहास हमारा है तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांकने ताकने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जो इंडिया शब्द है इस्तेमाल किया, जैसे अभी आपने भारत की अवधारणा के बारे में प्रश्न मुझसे किया, तो अगर हम इंडिया को थोड़ा समझे कि भाई कि इंडिया शब्द कहाँ से आ गया, जब इसका नाम भारत पड़ा था और ज्ञान में रत रहने वाले लोगों को, ज्ञान की खोज करने वाले या ज्ञान में शामिल होने वाले लोगों को अगर भारतीय हम कहते हैं, भारत कहते हैं, तो ये इंडिया शब्द कहाँ से आ गया? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहली बार इसका उल्लेख हमको यूनानी अभिलेखों में या यूनानी साहित्यों में मिलता है। मेगास्थनीज के पहले भी आप जाइए तो थोड़ा सा उसमें मिलता हमको है। तो जब यूनानी भारतवर्ष में आए तो उन्होंने, चूंकि जो हमारे यहाँ सिंधु नदी थी उसको उन्होंने इंडस के नाम से पुकारा और वहीं से इंडिया शब्द बना। फिर बाद में भी आगे चल करके आप देखेंगे कि हिंदुस्तान शब्द भी हिंदू भी शब्द आता है। सिंधु का ईरानी वर्जन जो होता है उसको, जो सिंधु इसको ही सा को ह पढ़ते हैं, उस भूक्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हिंदू कहलाने लगे। और पहली बार जो ये शब्द आता है आपको ससानियन राजवंश के अभिलेखों में आता है, 3वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। अब रह गई कि भारत, जो इंडिया और भारत शब्द है वो चूंकि प्राचीन हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों शब्द जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस पर संविधान सभा के सामने एक सवाल रखा गया कि आखिर भारत का, इस देश का नाम, कॉन्स्टिट्यूशनल नाम क्या होना चाहिए? हम भारत रखें, इंडिया रखें? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों का सांस्कृतिक महत्व है, तो दोनों के सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने इंडिया और भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। तीसरा भी एक एंगल था जो महात्मा गांधी चाहते थे, हिंदुस्तान शब्द मैंने बोला, मैंने हिंदुस्तान, मैंने कहा कि तो हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा गया था? अब हिंदुस्तान देखिए, चूंकि हिंदुस्तान जो ससानियन राजवंश का, अब एक राष्ट्र के बहुत सारे नाम होने की जो पीछे की कॉन्सेप्ट है वो बहुत उचित दिखाई नहीं दे रहा था। जो प्राचीन, जैसे मैंने कहा कि ससानियन राजवंश में 3वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी पहली बार उल्लेख हमको मिलता है। गांधी जी का जो विचार था वो बिल्कुल हिंदुस्तान का मतलब, कप्तान का मतलब होता है पवित्र, हिंदू का मतलब एक संस्कृत से है, यानी इस भूभाग के अंदर रहने वाले पवित्र स्थान के जो लोग थे उनको हिंदुस्तान उस शब्द उसको रेखांकित किया गया। भौगोलिक अवधारणा थी हिंदू, तो वही करें, तो वो भौगोलिक सांस्कृतिक अवधारणा, भौगोलिक सांस्कृतिक अवधारणा के शामिल करके उसको करने की कोशिश की जाती है। जैसे जो हिंदू और हिंद और हिंदुस्तान शब्द की कॉन्सेप्ट आता है वो 1915 में आप देखेंगे कि जब हरिद्वार में जो है कि हिंदू सम्मेलन हुआ था तो उसमें एक नई कॉन्सेप्ट उभर के सामने आता है। हाँ, कुछ कहना चाहिए? एक बड़ी भारी सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था अपने को कहती है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। जी। तो क्या उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की कोई जगह होगी? जी देखिए, अभी अगर आप आरएसएस के संस्थाओं से पूछेंगे और आरएसएस के जो संस्थापक हैं या उनके कैडर के लोग जब अपने विचार देते हैं तो वो, उनका ये मानना नहीं होता है कि नहीं हम मुसलमानों को भगा देंगे। वो कुछ छोटे लोग हैं वो करते हैं इस प्रकार की चीज़ों को। उनके कहने का मतलब है कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, अब उसकी विरासत कितनी समझ उनकी है, अब इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका ये मानना है कि मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ जो अपने आप को संबंधित करते हैं वो जो है कि उनका स्थान भारत में है। हाँ, लेकिन अगर गोरी और गजनवी की संतानें घोषित करते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कितनी सांस्कृतिक, देखिए तर्क के आधार पर जब चर्चा करते हुए हैं तो तर्क के आधार पे तो इस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं कि मतलब हमारा जो है किसी जात या उससे संबंध नहीं है, हमारा कि भारत भूमि की सांस्कृतिक विरासत से। सच्चाई तो यही है जी कि बहुत कम अरबी और तुर्की और ईरानी लोग यहाँ पे आए। जी, अधिकांश यहीं के लोग हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो कन्वर्टेड हैं जो लोग अधिकांशतः। जैसे अब अभी मैं बहुत और आगे लेके जाना नहीं चाहता हूँ मुहाजिरों के बारे में। अभी आप जो है कि वो मुसलमानों के बीच का अगर अंतर समझने की कोशिश आप करेंगे तो जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है वो क्या है,
सबसे बड़ी बात है कि जो अरब के मूल जो तुर्क हुआ करते थे या जो अरबी हुआ करते थे, वो कभी भी भारतीय मुसलमानों को उस प्रकार का दर्जा नहीं देते जैसे हम आज जब भी नहीं चर्चा, देते। वही मैं कह रहा हूँ कि आज जब भी तक, कोई अरबी मुसलमान भारतीय हाँ, मुसलमान से शादी नहीं करेगा। तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि वो हम्म। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम लोग खाली भारत के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर उनके सामाजिक ताने बाने को और ढांचे को अगर हम खोजने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो वहां भी एक प्रकार का विभेद दिखाई देता है। तो जहां तक आपका मूल सवाल था तो क्या आरएसएस वाला, हिंदू वाला विभेद भी तो है, हाँ सवर्ण हाँ, तो देखिए, अवर्ण से शादी नहीं करता। तो वही देखिए, वो तो हम जब सामाजिक संरचना के अंदर जब घुसने की कोशिश करेंगे तो सामाजिक संरचना में जब जाने की आप कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारे आयाम खुल के सामने आएंगे। लेकिन चूंकि हमारा मौलिक सवाल था कि कुछ क्या जो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है, जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में क्या मुसलमानों को आरएसएस वाले शामिल करना चाहेंगे? उनको अगर सैद्धांतिक पक्ष, उनके सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक, हल्ला और हुआ भी है, हमारी एक सांसद हैं, अभिनेत्री थी, जी और ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे कि आज़ादी नकली है, 100 साल के लीज पे है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो अब उनको क्या मतलब दूं, उनकी समझ कितनी है, हैं, आप इस प्रकार की बातों से आप उनके तर्क ज्ञान, उन्होंने तो मैं भी नाम लेना नहीं चाहता हूँ केवल जैसा कि 22 आप, साल बचा है अब। जी वही कह रहे हैं कि जब आप उनका नाम लेना नहीं चाहते तो मैं भी नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हैं। अब उनकी समझ को आप क्या कहेंगे क्या कि मतलब, वास्तविक आज़ादी वास्तव में भारत में राजनीतिक आज़ादी वैसी है जैसा हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था? देखिए वो तो देखिए कहीं न कहीं गैप रहेगा, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे जो कल्पना उन्होंने किया था और कल्पना का साकार होने, जो आप एक, जैसे मुझे लगता है कि जब हम लोग इस पर डिस्कशन करने बैठते हैं तो डिस्कशन करने के बाद हम लोग शायद ये भूल जाते हैं कि जो विभेद इस भारतीय समाज में, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे सांस्कृतिक स्तर पे हो, जो विभेद आपका हजारों साल या सैकड़ों साल पहले मतलब की रहा हो, पुराना रहा हो, उसको आप जो है कि 10 साल, 15 साल, 50 साल में कैसे उसको अंतर मैं कर तो पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ही मानता हूँ जी भारत की आज़ादी की, ये विषमता जो है, जी जी चाहे वो राजनीतिक विषमता हो, जी चाहे वो आर्थिक विषमता हो, चाहे ओके, सामाजिक विषमता हो, धार्मिक विषमता हो, जी और सबसे बड़ी जो मैं नैतिक और आध्यात्मिक विषमता जी जी जो है, जी भारत नैतिक और आध्यात्मिक रूप से फेल है, जी जी एक नागरिकता विहीन देश। जी मैं तो देखता हूँ कैसे लोग अपने देश को की सड़कों पे किस तरह से आज़ादी से थूकते हैं जी 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 और उसको जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। जी अन्य देशों में आप चले जाइए और भारत में चले जाइए, इतना जी बड़ा भारतीय स्वच्छता अभियान चला, जी 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 और आप दिल्ली में बैठ जाइए तो मारे गंध के आप चल नहीं पाएंगे। जी मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ, जी 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 छोटी छोटी जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ। जी तो अगर वास्तविक आज़ादी नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक और ये सब मिली होती तो कम से कम हमारे नागरिक एक इस उच्च प्रकार का, भारतीय जो गौरव हम की भावना हम लेके चलते हैं कि हमारा देश सबसे महान है, जी सांस्कृतिक रूप से सबसे महान है, आध्यात्मिक रूप से सबसे महान है, दिखता तो नहीं है ये। देखिए स्वयं सर, जैसे तो आपका जो सोचने का नजरिया है, मैं सोच और स्वतंत्रता को दोनों अलग थोड़ा करके देखना चाहता हूँ। जैसे ये हमारी जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक जैसे वो हमारी सोच को दर्शाता है कि हम राष्ट्र के प्रति हमारा लगाव किस प्रकार का है। अगर हमारी जिम्मेदारी, जैसे नैतिक शब्द को आपने जुड़ा, क्योंकि हमारा मौलिक जो सवाल था वो हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले था, और क्रमिक रूप में हम अगर उसको आए, अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ाद होने के बाद जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो ब्रिटेन के द्वारा आपको मिली, और भारतीय संविधान में जो है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, जैसे आप अनेक प्रकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा नहीं था, उसमें एक खास विशेष वर्ग राजा हुआ करते थे। लेकिन ये कि संविधान के लागू होने के बाद कम से कम राजनीति में अन्य वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अब इसमें, अब वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जैसे वोट देने का अधिकार सबको रोकने के बाद लूटने के, बूथ लूटिंग की बात करते हैं, बूथ लूट लेते हैं और किसी को है कि पहले वोट डाल देते हैं, और इस प्रकार से अगर देखा तो कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है वो चीजें। और जी मैं भी ये समझता हूँ, उसको थोड़ा दूसरे ढंग से मैं समझता हूँ जी कि केवल किसी निशान पे ठप्पा मार देने भर से हमारे जी मत का वही, पता नहीं पता चलता नहीं है चलता कि है। हमारा मत क्या है। जी जी तो जब वो नहीं चलता है तो फिर वो सिस्टम फेल्योर है। हम जिस सांसद को, जिस विधायक को अपनी आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बना कर भेजते हैं, क्या जी वो प्रतिनिधित्व कर पाता है? वो तो दलाली कर रहा है।
सिस्टम की। ठीक, वो तो सही बात आपकी है। आपको ज़्यादा मुझको लग रहा है कि हाँ। इस राजनीति के प्रति उस सांसद की तरह नहीं, आक्रामक हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बात सही है, जो वो आपकी जो अंदर की भावना निकल रही है, मैं उसको सहज नहीं, मान मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र में तो कोई ऐसा सांसद विधायक नहीं मिला जो हमारी मत का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। जी। आपको मिला होगा वो अलग बात है। देखिए, वो जैसे मैंने कहा कि हर किसी भी आयाम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलू होते हैं, और स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि पूरे राष्ट्र के नागरिक जिस प्रकार की सोच आपकी है, अगर इस प्रकार के अगर नागरिक बन जाए तो हमें किसी लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका अपना उत्तरदायित्व बताया गया है कि हम एक सभ्य नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। हमको क्या करना है कि जो व्यवस्थाएँ हैं, उस व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि मुझे कोई सांसद इस प्रकार का नहीं मिला, और वर्तमान सुधार राजनीतिक कौन करेगा वो? हम और आप सभी लोग करेंगे। जब हमारी मानसिकता बदलेगी, जो मैंने अभी इसके पहले आपको सोच के बारे में बताया था, कि जब हमारी सोच उस प्रकार की बदलेगी, और सोच को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व जो है, वो कम से कम शिक्षित वर्ग को ऊपर जाता है। अब एक ऐसे नागरिक का जिसको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, उससे आप इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की आशा नहीं कर सकते हैं। वो हमें और आपको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाकर के उसमें थोड़ा-सा सुधार करने की ज़रूरत है, और सबको जो है कि उसमें जागरूक करने की आवश्यकता है। तो जो समस्याएँ जिसका नाम आप ले रहे हैं, वो समस्याओं का हम निराकरण कर सकते हैं। सबसे और कोई सवाल अगर आपका? हाँ, मेरा मन एक बहुत जटिल प्रश्न पे मत्ता रहा है कि भारत माता कौन है? भारत माता कौन है? नेहरू जी का एक भाषण सुना था, तो उसमें बताया था कि भारत की जनता ही भारत माता है। जी, एक संगठन भारतीय भूमि को भारत माता कहता है। जी। तो बड़ा पज़ल्ड मैं रहता हूँ कि भारत माता है कौन? जी, 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 जी। तो क्या इसका कुछ जवाब आपके पास है? जी, जैसे देखिए, जैसा कि आपने पहले ही इंडिकेशन कर दिया कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भारत में वैचारिक में विभिन्नता देखने को मिलती है। सभी लोग क्या करते हैं कि अपने-अपने हिसाब से जो है कि उसको एक प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने नेहरू जी के बारे में बताया, और नेहरू जी ने कहा कि भारत की जनता ही भारत की माता है। बिल्कुल सही है। स्वाभाविक सी चीज़ है कि ये जब हम भारत के संविधान की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? हम भारत के लोग शुरुआत करते हैं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि जब हम भारत के लोग शुरुआत करते हैं, तो भारत माता कौन होना चाहिए? इस देश की जनता, क्योंकि इस देश की जनता का उत्तरदायित्व है, इस राष्ट्र को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व है। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर हम देखेंगे, तो इस प्रकार से नेहरू जी का कॉन्सेप्ट इस परिप्रेक्ष्य में एक उचित दिखाई देता है। जैसा कि एक दूसरे संगठन का, मैं कुल की बात करना चाहता हूँ, आरएसएस का आप नाम लेना चाहते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो भारत भूमि है, उन्होंने जो है कि भारत भूमि को जो है कि उन्होंने भारत माता के नाम से पुकारा। उनका जो कॉन्सेप्ट है, स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो माता शब्द जब हम किसी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से है। तो इसका मतलब है कि जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत भूभाग के बारे में, अखंड भारत के बारे में, या भारत माता के बारे में, तो भारत की एक भूभाग पर पैदा होने वाले समूह को लेकर के, उसमें जो है कि उस भूभाग को लेकर के उन्होंने भारत माता के नाम से। अभी आपने एक प्रश्न, मतलब एक फ्रेज बोला, अखंड भारत। जी, जी, जी। अभी हम खूब सुन रहे हैं अखंड भारत को। जी। बांग्लादेश के हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में जो ट्रोलर्स हैं, जी, जी। वो मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश पे हमला करके भारत को फिर से अखंड भारत की ओर तरफ बढ़ना चाहिए। जी, जी। अभी तक पीओके पे हमला हो रहा था, जी। अब अखंड भारत जी, जी। में भारत को बांग्लादेश को शामिल किया जा रहा है। जी, जी। तो ये अखंड भारत का कंसेप्ट क्या है? मुझे समझ नहीं आता। इसमें तिब्बत को भी शामिल किया जाता है, अफगानिस्तान को भी, बर्मा को। जी, जी, जी। कैसे आई अखंड भारत? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे जो अखंड भारत ये की बात है, अशोक से आया कि अकबर जी। से आया कि कहाँ से कहाँ से आया? आया? जी। जैसे देखिए, होता क्या है कि चूँकि हम अगर प्राचीन इतिहास को अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे कि जो भी जम्बूद्वीप की संकल्पना की बात की गई थी, तो जम्बूद्वीप की संकल्पना में एक सम्राट की अवधारणा को विकसित करने की कोशिश की गई, जो पुराणों में इस प्रकार की बातें की गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो अखंड भारत, जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन-कौन से राष्ट्र शामिल, तो महाद्वीप उपमहाद्वीप की अगर चर्चा हम लोग करें, तो पाकिस्तान से लेकर के और ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और कुछ लोग तो बर्मा को भी शामिल कर लेते हैं। तिब्बत भी शामिल? हाँ, देखिए, जैसे आपने कहा ना, कुछ लोग तिब्बत को शामिल करते हैं। स्वाभाविक चीज़ है कि अगर हम लोग चीनी इतिहास को अगर समझने की कोशिश करें और भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश करें, तो मुझे कोई ऐसा अभी तक मुझे कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिला है, जिसके आधार पर हम लोग ये कहें कि नहीं, जो है कि तिब्बत पर भारत का। तिब्बत के 2800 साल के इतिहास में जी। 2200 साल वो चीन के अधीन रहा है। जी, 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 जी। 600 साल वो
चीन का करद राज्य रहा जी है, जी जी यानी कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि वो भारत का हिस्सा रहा। भारत के हिस्सा रहा। तो किस आधार पर ये जहाँ अखंड तक भारत में जी मुझे मुझे जो लगता है, चूंकि उसका हम्म, एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य, जैसे हम्म, आप देखते हैं कि वो जब हम लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के परिप्रेक्ष्य में, तो जो हमारे धार्मिक संस्कृत के साथ जो जोड़ने की कोशिश की जाती है, मुझे लगता है कि उनकी कॉन्सेप्ट उस परिप्रेक्ष्य में रहा होगा। अब तो वही लोग बता सकते हैं कि किस आधार पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर भारत का कभी हिस्सा होता तो कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते तो थे कि मतलब कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो, भारत और चीन के बीच में, चूंकि उनको मालूम था जिस प्रकार का चाइनीज बफर राष्ट्रवाद स्टेट जी चाहते जी थे। जी चाहते थे। और वो मान के चलते थे कि अगर मान लीजिए कि चीन, अगर उसका चीन पर उसका अधिकार हुआ तो हमारी कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। और यही कारण है कि जब देखेंगे कि 62-59 में जब उसके ऊपर हमला होता है चीन के ऊपर, तो वो इस बात से थोड़ी नाराजगी चीनी सरकार से दिखाते हैं वो। लेकिन फिर बाद में आप देखते हैं कि जब 1954 में एक सम्मेलन होता है तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, भाई ठीक है आपका है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, कोई नहीं, तिब्बत पे चीन के अधिकार को अथराइज रूप से, आधिकारिक रूप से स्वीकार किया अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं गवर्नमेंट नहीं, जैसे मैंने कहा कि जो चांग काई शेक के साथ एक वार्ता हुई थी जिसको पंचशील समझौता कहते हैं, हाँ, तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने ये नहीं कहा कि मतलब उनको संधि के रूप में स्वीकार किया, वो तो वाजपेयी के जमाने की आती है। तो मैंने ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मतलब इसमें अगर हम लोग देखें तो वो कहीं न कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ आप जोड़ अखंड करके। भारत के प्रधानमंत्री बने तो आप तिब्बत को शामिल करेंगे, नहीं देखिए, अफगानिस्तान को? मैं किसी भी इस प्रकार की चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ हम्म, जिससे हमारी समस्याएं बढ़े। मैं चाहता हूँ कि जो भारतवर्ष है, जैसे अब उन्होंने कहा कि अखंड भारत का मीन हाउ डू यू मीन इन अखंड भारत। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा कि अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के काल से देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था वो मकरान क्षेत्र से लेकर के प्रायद्वीपीय भारत तक था। तिब्बत नहीं था उसमें। तिब्बत उसमें नहीं शामिल था। हम्म, वहां तक उसमें तो बर्मा भी नहीं था। बंगाल भी नहीं शामिल था। हम्म, उसमें जो है कि आपका बर्मा भी शामिल नहीं था। हम्म, अब इसके बंगाल के मतलब बाद जो हमारा चिकन नेक वाला दक्षिण मैटर है, भारत के भी कुछ ताम्रलिप्ति तो हिस्से नहीं था मालूम। उसमें। दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य नहीं थे। हम्म, फिर आप देखेंगे कि आता है किसका साम्राज्य विस्तार, फिर आता है अशोक का। तो अशोक के भी आप देखते हैं कर्नाटका के क्षेत्र तक, आंध्र प्रदेश तक जाते हैं, लेकिन वहां तक वो भी नहीं था। फिर इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो तीसरी कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि अखंड भारत के रूप में, वो माना जाता है कि मतलब ब्रिटिश भारत। अशोक इसके जो है कि अकबर के शासक काल में। हम्म, फिर इसके बाद औरंगजेब जो है कि आप देखेंगे कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाता है, लेकिन पीछे वाला हिस्सा फिर आपके हाथ से निकल जाता है। अकबर के शासन काल में तो रहता है। फिर ब्रिटिश काल में आकर के आप देखते हैं कि उन्होंने जो है कि अपने औपनिवेशिक विस्तार के परिप्रेक्ष्य में उसने बर्मा से लेकर के, और उसने उनका तो साम्राज्य अदन की खाड़ी तक था, अदन खाड़ी पर इसके बाद इधर मलक्का तक था उनका साम्राज्य का विस्तार। तो माजरा ये है कि हमारा जो ये एक प्रकार का अखंड भारत की जो कॉन्सेप्ट है, वो अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में मुख्यतः जो शामिल होता है वो आपका भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को शामिल किया जाता है। अब रह गई बात कि जैसे आपने पूछा कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या तिब्बत को शामिल करते। हम इस प्रकार के किसी विवाद में पड़ने की हमको गुंजाइश नहीं है। मैं होता तो मेरी पर्सनल, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, जो लोग इस प्रकार के विस्तारवादी नीति में विश्वास करते हैं, क्योंकि विस्तारवादी नीति का कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है। मैं जितना इतिहास जानता हूँ, मुझे लगता है कि विस्तारवादी नीति ही आपके पतन का कारण बनती है। और मंडमिस की चटाई की एक कहानी भी उसमें है कि अगर आप जो है कि 2.5 गज की मंडमिस की चटाई पर नहीं चल सकते हैं तो फिर इतने साम्राज्य विस्तार, सिकंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अखंड भारत का मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों से लगाया जाता है। जम्मू द्वीप की जो संकल्पना उसके साथ उसको जोड़ा जाना चाहिए। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी जी कहा जा रहा है। जी मैं उसको अंधराष्ट्रवाद या अतिराष्ट्रवाद से जोड़ता हूँ। जी जी जी। क्या आप ऐसा सोचते नहीं, हैं? मेरा देखिए जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद की संकल्पना जो है, जैसे जो पुरानी जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है, मैं उनके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनका राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? उनका राष्ट्रवाद का मतलब है एक जाति, एक धर्म, एक समूह, एक भाषा। जबकि भारतवर्ष में भारत का जो राष्ट्रवाद है वो पश्चिमी राष्ट्रवाद या नाजियों का राष्ट्रवाद या जो है कि उन राष्ट्रवाद से मेल नहीं खाता है। और आज के जमाने में इस प्रकार के राष्ट्रवाद की कोई जगह भी जैसे नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो अगर है जी तो सांस्कृतिक शब्द भी बड़ा व्यापक है। जी ओके। कौन सी संस्कृति? आर्य संस्कृति की, अनार्य संस्कृति की, आदिवासी संस्कृति, जी भारतीय संस्कृति की जब आप बात करते हैं हाँ तो केवल संस्कृत साहित्य की बात नहीं होनी चाहिए। ओके ओके जी और आदिवासी संस्कृतियों को भी, या
आर्य विरोधी संस्कृतियों को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जो नहीं मिलता रहा है। जी आज भी प्रताड़ित संस्कृतियां वही हैं जी जो अनार्य या आदिवासी संस्कृतियां हैं और उनको तरह तरह से दंडित किया जा रहा है भारतीय राष्ट्रवाद द्वारा, कभी नक्सलाइट बता के, कभी कुछ बता के। जी क्या आप इसमें क्या विचार रखते हैं? जी, मेरा खुला विचार इस परिप्रेक्ष्य में है कि जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पहली बात है कि उस प्रकार की विचारधाराओं में मेरा कोई विश्वास नहीं है। भारत की संस्कृति कभी ऐसी रही भी नहीं है, क्योंकि अगर खामनेसी वंश से लेकर के अगर अंग्रेजों तक अगर आप देखेंगे तो इतनी जातियां और समूह यहाँ पर आए और इन संस्कृतियों का अपना एक अलग राष्ट्रवाद पैदा हुआ। जैसे मैंने अभी आपको इंडिकेशन दिया कि जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद से भारतीय राष्ट्रवाद कभी मेल नहीं खाता। जहां तक सांस्कृतिक विभिन्नता की बात, भारत की संस्कृति वो नहीं है जो संस्कृति जो है कि जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं। भारत की संस्कृति वो है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये बताते हैं कि हमारी अनेकता में एकता, यानी अनेक संस्कृतियों को मिलाकर के जो एक संस्कृति का कमल के गुलदस्ते के समान बनती है। उन्होंने कहा कि अगर उसकी एक पंखुड़ी भी खराब होती है, यानी जिस संस्कृति की आप आदिवासी की और जो है कि अनारियों की और इसके बाद पिछड़ों की, इसके बाद दलितों की, मैं इंडिकेट करना चाहूँगा जी कुछ ऐसी संस्कृतियों को जो अपने को आदिवासी या अहिंदू कहती हैं, जी वो हिंदू धर्म के दायरे में अपने को नहीं मानती हैं। ओके उनको जबरन हिंदू के खांचे में फिट किया जाता है जी जी और जब वो रिवोल्ट करते हैं या अपनी बात उठाते हैं तो उनको नक्सलाइट कह के उनका दमन किया जाता है या दमन किया जा रहा है। जी जी बहुत सारे मुद्दे अन्य हो सकते हैं। जी भारतीय राष्ट्र के संबंध में सुरक्षात्मक चुनौतियां हो सकती हैं, जी लेकिन मैं सांस्कृतिक चुनौतियों की बात कर रहा हूँ। जी जी क्या भारतीय राष्ट्र में जो अब इस दक्षिणपंथी शासन में हिंदू राष्ट्र के पैरेलल चल रहा है, जी क्या ये दमन उचित है? नहीं, बिल्कुल संवैधानिक दायरे में उसको सर कोई नहीं कर सकता है कि वो उचित है। जैसे मैंने कहा कि उनसे जरा पूछिए जो इस प्रकार की बातों को करते हैं, दमन करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछिए कि जो ये जो है कि आपकी मातृ देवी की पूजा उनकी है या शिव की पूजा उनकी है या नाग पूजा उनकी है, या उनसे पूछिए कि जल पूजा उनकी है। ये सब प्रतिरोधक संस्कृतियों तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप उन चीजों को अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। अगर वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं तो शायद उनको भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय संस्कृतियों के बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी कभी नहीं रही है। और जो है कि आपने बिल्कुल मुद्दे की बात उठाई। भारतीय संस्कृति जिसको कहा जाता है कि विविधता में एक खजाना था जी। भारत में वशिष्ठ विश्वामित्र भी ऋषि थे जो ईश्वर समर्थक थे जी, और ईश्वर विरोधी, वेद विरोधी जी, चारवाक हो गया, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये भी ऋषि थे, उनको भी ऋषि का दर्जा था जी। और इसी मिली-जुली संस्कृति ने, विचारधाराओं की विभिन्नता ने भारत को भारत बनाया था, जो 2000 साल तक 25% अर्थव्यवस्था दुनिया भर की रखता था भारत जी। और इसी वजह से ये जो खुलापन था भारत का जी। और ये खुलापन खत्म हुआ बौद्ध वैष्णव संघर्ष या बौद्ध जैन संघर्ष, आपस में जो धार्मिक संघर्ष हुआ जी। वहाँ से सांप्रदायिकता भारतीय धर्म में आई, अध्यात्म में आई और ये सांप्रदायिकता आज तक विभिन्न स्वरूप में आ रही। कभी चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे हिंदू ईसाई हो, मुसलमान ईसाई हो, चाहे मुसलमानों के अंदर जो एक फनेटिज्म है, वो सारी की सारी चीज़ें इसी बौद्ध हिंदू संघर्ष से निकलती हैं। सांप्रदायिक अवधारणा जो भारत की है जी। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, जो एकीकरण पे तो जोर देता है लेकिन एकीकरण में एक पे ही जोर देता है। वही मैं कर रहा हूँ ना, विविधता पे अगर जोर देता है वो तो वो वास्तविक वो समस्या ये आज जो दिख रही है भारत में वो ना होती जी। और एक लाइन और मैं जोड़ के बताना चाहता हूँ, जो जब आप ये मान के चलिए, उनसे पूछिए कि जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो तो वसुधैव कुटुंबकम का माने क्या है? अगर आपने किसी एक संस्कृति पर जोर दे दिया, अगर उसने आप उसको पालन पोषण करना शुरू कर दिए, जहां तक रह गई कि अगर आपने जो है कि आपने जैसे एक इंडिकेशन किया कि इनके बीच जो संप्रदायवाद का उद्भव है, वो आपने जो इधर आपने देखा कि ब्राह्मणवादी संकल्पना और उसके बाद बौद्ध के बीच के संघर्ष की कहानी के बीच में आप रेखांकित करते हैं, तो फिर किस आधार पर आपने जो है कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया?
ये तो बहुत सारे सवाल हमारे बनते हैं ना फिर। तो इसका मतलब ये है कि जो या तो उनको संस्कृत के बारे में पता नहीं है, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, संभवतः उनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में पता नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक उत्कृष्ट विचारधारा है, उसमें जो है कि इस प्रकार की चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान, ऐसे नहीं हो सकता है कि अब उसके मायने क्या है। अब उसको अगर पूछा जाता है, जब वो डिफेंड करने जाते हैं तो बताने लगते हैं नहीं हमारा हिंदू से मतलब ऐसा नहीं है, हमारा हिंदू से मतलब। तो हम किसी भी इस प्रकार की संस्कृति को भारतवर्ष में लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, और जब भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? उपमहाद्वीप का मतलब है कि सिर्फ जो है कि यहाँ की विभिन्न प्रकार के निवासियों वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं जी, और आप कपड़ा देख के ही पहचान जाते हैं किसी को। तो वही मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा विरोधाभास यही वही है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जब उनको मैं पढ़ता हूँ, जब उनको मैं सुनता हूँ, जब उनको मैं देखता हूँ, उनकी विचारधाराओं का एनालिसिस करता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है। अरे जिनको आप इंडिकेट कर रहे हैं, मैं तो क्या उनको बताऊं, वो तो ये भी बताएंगे सिकंदर ने जाकर के जो है कि सिकंदर जब बिहार में आया था तो पराजित होकर के उसको बिहारियों ने भगा दिया था। जबकि बताइए कि ब्यास नदी के मतलब कि बाद इधर उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ उसने बढ़ाया नहीं। तो ये वही मैं कहता हूँ कि कभी कभी जब बैठ के एनालिसिस करता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस प्रकार की बातें क्या कोई लिख के देता है जिसको खुद पता नहीं है कि आखिर ये बोलते हैं तो उनका कोई एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं। राइटर उनका बड़ा खराब है। वही मैं कह रहा हूँ, ये सब चीजें बड़ी खतरनाक हैं। ये एक जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो वाकई में राष्ट्रवाद की बिल्कुल विरुद्ध बात जाती है। बिल्कुल। राष्ट्र में अगर कोई भी पीड़ित समाज या किसी को आप टारगेट कर रहे हैं, आप 25 करोड़ की आबादी को टारगेट करके राष्ट्र को मजबूत कर पाएंगे? कभी संभव नहीं है। एक परिवार है जिसमें 10 लोग हैं, उसके 4 लोगों पे आप बैन लगा के उसको बाहर करके उसको प्रताड़ित करके परिवार को मजबूत कर पाएंगे? कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। तो ये अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा में अगर आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ भी सबका विकास, जी जी, तो ये वास्तव में दिखना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा शब्द मीडिया निकला, जुमलेबाजी। वो तो जुमलेबाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है ना, कि हम का कुछ और रहे। और निश्चय ही हमारी जो सांस्कृतिक अवधारणा है इतिहास की या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारणा है, ये चीजें देश को धक्का पहुंचा रही हैं और देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कम हो रहा है। ओके। तो हमें वास्तविक राष्ट्रवाद, वास्तविक भारतीय चरित्र को आगे ले चलते हुए एक समरस संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए और वास्तविक भारत के लोगों को आगे जाना चाहिए। मुझे एक कविता याद आ गई है। अवतार सिंह पाश एक बहुत क्रांतिकारी पंजाबी कवि थे। उन्होंने भारत के बारे में लिखा था और वो भारत के बारे में लिखी गई सबसे अच्छी लाइनें मुझे लगती हैं। मैं इस बातचीत के अंत में उसको सुनाना चाहूँगा। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं है। भारत के अर्थ किसी दुष्यंत के संबंधित नहीं, भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेत में दायर हैं जहाँ अन्न उगता है, जहाँ सेंध लगती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।